नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। आई एम अगेन विथ यू टुडे विथ अ टॉक ऑन थर्ड 3 months of the pregnancy, that is 7th, 8th and 9th month of pregnancy. What to know about it? So the first thing which I wanted to tell you about 7th, 8th month, 9th month pregnancy, even before that I should tell you that the fetal movements, the movements of the baby are normally start to be felt by the mother in around 5 months of pregnancy. So माँ को बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो 5 महीने के ख़त्म होने के आसपास महसूस होने लगते हैं। पहले बहुत हल्के हल्के ऐसे ट्विच किया ऐसा लगता है और बाद में थोड़े ज़्यादा महसूस होते हैं 6ठे महीने से ऑनवर्ड्स। उसके बाद में इसके बाद में क्या और चीज़ों का ध्यान इस 3 महीने में रखना आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जानकारी होनी चाहिए, कई बार बहुत सारे मरीज़ बोलते हैं कि उनको बहुत सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस फूलती है, एकदम लंबी गहरी सांस नहीं ले पाते। दूसरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा पेशेंट बोलते हैं, बहुत मरीज़ों को लगता है कि उनकी पसलियों के नीचे की पसलियाँ दर्द हो रही हैं। और तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा कमर दर्द की कंप्लेंट पेशेंट करते हैं। तो इन सब का क्या कारण है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि हमारे शरीर में जो बच्चे की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स बनते हैं, वो हार्मोन्स की वजह से जो पदार्थ नए बनते हैं जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ होती है, उन हार्मोन्स का एक और काम रहता है कि वो हमारी सारी हड्डियों को और मांसपेशियों को थोड़ा सा ढीला करते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी को थोड़ा ढीला करते हैं ताकि आगे डिलीवरी होने में रास्ता थोड़ा सा चौड़ा आसानी से हो सके। तो उस वजह से आपने देखा होगा कि थोड़ा हमारी चलने की या खड़े होने का स्टाइल प्रेगनेंसी में थोड़ा बदल जाता है। पेट सामने की तरफ और पीछे का कमर का नीचे का हिस्सा बाहर की तरफ पीछे की ओर निकला रहता है। वो सब हड्डियाँ थोड़ी सी नरम हो जाने की वजह से होता है, रीढ़ की हड्डी वगैरह, और इस वजह से कमर में दर्द वगैरह हो सकता है। दूसरा, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि बच्चेदानी का वज़न जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे दबाव पड़ता है नसों पे, अपनी रीढ़ की हड्डी के पास में जो नसें रहती हैं उस पर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से दर्द महसूस होता है कमर में। तो इसलिए उसके लिए जैसे मैंने बताया आपको कि आप बाएं करवट सों, जहाँ तक रेस्ट जब भी करें या नींद लें तो बाएं करवट पे नींद लें। और दूसरी चीज़, जो पसलियों में जो दर्द होता है उसका भी कारण ऐसा होता है कि पसलियाँ भी थोड़ी सी फैलती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चेदानी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होती है तो उसे जगह बनानी है। एक बच्चेदानी जब शुरुआत में प्रेगनेंसी नहीं रहती तो केवल 9 सेंटीमीटर की रहती है और उसके बाद आप सोचिए कि उसका साइज़ कितना बढ़ जाता है कि 3 किलो का बच्चा करीबन एवरेज अंदर रखे। तो जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ता जाता है तो उसे जगह बनानी है। थोड़ा पेट सामने की तरफ, पेट की दीवार आगे की तरफ बढ़ती है, उसके अलावा वो ऊपर की ओर भी बढ़ती है। और फिर हमारी लंग्स का जो हिस्सा है, जिससे जो सांस लेने वाला एरिया है, उसके ऊपर भी प्रेशर, दबाव डालती है। तो उसकी वजह से थोड़ा लंग्स का एरिया कम हो जाता है और बच्चेदानी उस जगह को घेरती है। इस वजह से भी कई बार सांस लेने में ऐसे अपने को लगता है तकलीफ़ हो रही है, पूरी सांस खुल के आप ले नहीं पा रहे। और उसी की वजह से, क्योंकि रीढ़ की हड्डियाँ और पसलियाँ भी आपकी थोड़ी थोड़ी फैलती हैं हार्मोन्स की वजह से, इसलिए आपको थोड़ा दर्द पसलियों की नीचे की पसलियों की तरफ महसूस होता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए इस पीरियड में, वो है आपका ब्रेस्ट का केयर। तो ब्रेस्ट का केयर में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि जैसे ही 6ठा महीना वगैरह लगता है उस दौरान, या कई बार 5वें महीने से भी ब्रेस्ट में, निपल में से थोड़ा थोड़ा पानी आ सकता है दबाने से। तो एक तरह की, वो आपको लेमन सादी लैंग्वेज में समझाया जाए तो वो बच्चों के लिए दूध पिलाना पड़ता है आगे जाके, उसकी प्रिपरेशन है। और वो हार्मोन्स की वजह से ही वो स्त्राव या सिक्रीशन निकलता है। तो आपको क्या करना है कि जब आप नहाने जाएं तो हफ्ते में 2-3 बार थोड़ा सा दबा के उस पानी को निकालें। अगर निपल के सामने कोई पपड़ी सी जमी हुई है, ड्राई सूखा सा कुछ है, तो उसको धीरे से तेल लगा के निकालने की कोशिश करें।
और उसको अच्छे से मसाज करके हफ्ते में 2-3 बार थोड़ा सा पानी जो है उसको निकालें, ताकि आगे जाके आपको ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत ना हो। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगी, कई बार जो पहला बच्चा होता है तो पेशेंट को या और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है, लेकिन कभी कभी किसी केस में निपल्स जो हैं वो फ्लैट रहते हैं। तो जब निपल्स फ्लैट रहते हैं, अब आपने अगर प्रेगनेंसी के समय थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो डिलीवरी के बाद में जब बच्चा होता है तो निपल फ्लैट रहने की वजह से बच्चा उसको मुंह में पकड़ नहीं पाता और ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत होती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको निपल की भी केयर करनी चाहिए। अगर फ्लैट निपल है, आप ध्यान दें, फ्लैट निपल है तो निपल को थोड़ा सा पकड़ के सामने की तरफ खींचें, उसको रोटेट करें, रोज़ उसको बनाने की कोशिश करें। तो हफ्ते में अगर आप 2-3 बार भी इसको करते रहेंगे 7वें महीने से, तो आखिरी में डिलीवरी के बाद में आपको हो सकता है फ्लैट निपल की वजह से कष्ट ब्रेस्ट फीडिंग में ना हो, तकलीफ ना हो। अब और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जो आपको मैंने पहले भी बताई थी, वो अभी फिर बताऊंगी कि जैसे ही 8 महीने पूरे होते हैं, 9वां महीना शुरू होता है, तो उस समय से आप हस्बैंड के साथ संबंध फिर से बंद करें, ना करें, ताकि इन्फेक्शन आगे होने का चांस ना हो। कई बार फंगल इन्फेक्शन होता है और फिर अगर फंगल इन्फेक्शन आखिरी समय में आपके पैसेज में, वजाइना में रहा, तो जब बच्चा बाहर निकलता है उस समय उसकी आंखों में भी वो फंगल इन्फेक्शन या मुंह में फैलने की हो सकती है पॉसिबिलिटी। इसलिए आपको ध्यान रहे कि आप 8 मंथ ख़त्म होने के बाद में, 8वां महीना ख़त्म होने के बाद में हस्बैंड के साथ संबंध प्रेफरेबली अवॉइड करें, किसी भी तरह का कांटेक्ट अवॉइड करें। उसके बाद में एक और चीज़ अब बताने की है कि 9वें महीने में एक सोनोग्राफी डॉक्टर जनरली बताते हैं। वो सोनोग्राफी ज़रूरी होती है उसमें देखने के लिए कि आपका बच्चा प्रॉपरली ग्रोथ हो रही है कि नहीं, पानी की मात्रा कम तो नहीं है, उसको रक्त प्रवाह सब बराबर हो रहा है कि नहीं। इसलिए 9वें महीने में एक सोनोग्राफी की जाती है। कभी कभी डॉक्टर 7 महीने में भी एक सोनोग्राफी करने को बोलते हैं, क्योंकि अगर 5वें महीने की सोनोग्राफी में उनको महसूस हुआ कि आपकी आंवल या जिससे बच्चे को खून पहुंचता है, जिसे कि हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं या आंवल कहते हैं, बहुत सारी भाषाएं, कोई किसी भाषा में उसे फूल भी कहा जाता है, तो वो अगर नीचे की तरफ है तो इस 5वें महीने में अगर सोनोग्राफी में पता चला है तो वो ग्रोथ, जैसे जैसे बच्चेदानी की ग्रोथ होती है तो उसके साथ में वो कई बार ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसे माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन वो कंफर्म करने के लिए कि नीचे तो अभी भी नहीं है, 7 महीने में भी सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है। उसके बाद में आपको एक्सरसाइजेस का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आजकल ऑनलाइन योगा क्लासेस होती हैं, प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए भी होती हैं, तो वो आप योगा क्लासेस हो सके तो ऑनलाइन ज्वाइन करें और आप योगा करते रहें। कम से कम रोज़ वॉक ज़रूर करें, थोड़ा आधा घंटा ही वॉक करें, 15-15 मिनट सुबह शाम भी कर सकते हैं, पर वॉकिंग ज़रूर करें। उसके अलावा कुछ स्क्वैटिंग वगैरह एक्सरसाइजेस बताते हैं, योगा में भी बताते हैं, अदरवाइज़ भी स्क्वैटिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, तो आप उसको ज़रूर करने। और योगा टीचर अगर कोई हो या ऑनलाइन योगा हो तो उनका हेल्प लेके आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। आखिरी बात, आपको जो आराम करना है वो हमेशा लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में जहाँ तक हो सके करें। दोपहर को कम से कम 1 घंटा आप ज़रूर रेस्ट करें लेट के, और उसे बाएं करवट सोएं ताकि बच्चेदानी सामने की तरफ आ जाए और पीछे से प्रेशर कोई ना हो, जिसकी वजह से आपको अगर सूजन हो पैरों में या पेन हो तो वो रिलीफ हो जाता है। इसके बाद में कुछ आपको बातें बताऊंगी मैं जिसके बारे में आपको केयरफुल रहना चाहिए। जैसे लास्ट प्रेगनेंसी में कभी आपको थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर आपके मूवमेंट्स कम महसूस हो रहे हैं आपको, या बहुत देर के लिए 8-10 घंटे के लिए आपने नोटिस किया कि दिन भर नोटिस किया कि या रात भर नोटिस किया कि आपने बच्चे का मूवमेंट फील नहीं किया है, तो या फिर पानी जैसा कोई डिस्चार्ज, पतले पानी जैसा डिस्चार्ज अगर अचानक जाने लगे तो, या फिर पेट में दर्द हो, इन चारों कंडीशन में आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, ताकि किसी भी अनइवेंचुअलिटी, किसी भी इवेंट, अब नॉर्मल इवेंट के लिए वो आपको पहले से आगाह कर दें, उसको रूल आउट कर दें और आपको उसका इलाज मिल सके समय से, ताकि आपका बच्चा और आप स्वस्थ रहें।
इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस जो ब्लड टेस्ट्स हैं वो शुरू में जब किए जाते हैं सेकेंड मंथ में, उसके बाद में कुछ ब्लड टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन है, पेशाब की जांच है, शुगर है, जिसे डायबिटीज़ है उसे शुगर्स रेगुलरली करने रहते हैं, तो वो आपके डॉक्टर साहब हमेशा आपको बताएंगे जो आपको ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कम 1-1.5 महीने के अंतराल पे एक बार हीमोग्लोबिन या ब्लड टेस्ट ज़रूर होते रहना चाहिए प्रेगनेंसी के शुरू से। तो आखिरी समय में भी ब्लड टेस्ट होते रहेगा 7th 8th 9th मंथ में, जिससे कि आपको हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन है कि नहीं, यूरिन में कोई खराबी तो नहीं है, प्रोटीन्स वगैरह तो नहीं है, वो सब डॉक्टर आपके सजेस्ट करेंगे, आपको भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये आखिरी के 3 महीनों के बारे में आपको सारी जानकारी मेरी ओर से मैंने दी है। कुछ आपको सवाल हो तो आप लोग मैसेज दें या मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।